हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी तथा यूपीएसआई के लिए आपकी तैयारी जोरों शोर से चल रही होगी और इस क्रम में हम लोग आज जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट 2 को लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास और देखते हैं प्रैक्टिस सेट 2। पहला ही प्रश्न हमारा है, सबसे पहला प्रश्न है कि भारत के पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है। यानी कि भारत का पहला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है कौन है, नहीं बल्कि कौन थे। तो कौन थे, यानी कि भारत के पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे? जनरल विपिन रावत, जनरल शंकर राय चौधरी, जनरल विक्रम सिंह और जनरल विमल कुमार सिंह। तो भारत के पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात करें तो वे कौन थे? जनरल विपिन रावत। कौन थे? तो जनरल विपिन रावत, जो कि भारत का पहला पूछा है, पहला सीडीएस थे। अच्छा, इनकी नियुक्ति कब हुई थी? विपिन रावत जी की नियुक्ति कब हुई थी? तो 31 दिसंबर। कब हुआ था? 31 दिसंबर 2016। कब हुआ था? 31 दिसंबर 2016 को इनकी नियुक्ति पहली बार भारत के पहले आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में की गई थी। बात करें वर्तमान में कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, तो इस समय मनोज पांडे जी हैं। कौन है इस समय? वर्तमान की हम बात करें, ये भी जान लीजिए क्योंकि वर्तमान भी पूछा जा सकता है। तो वर्तमान में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? तो मनोज पांडे जी। कौन है? मनोज पांडे, यही हैं। क्या हैं? तो वर्तमान में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। कब से हैं? तो यह 30 अप्रैल 2022 से। कब से हैं? एपी लिख रही हूँ, अप्रैल 30 अप्रैल 2022 से वर्तमान तक है। कौन है? तो पहले भारत के पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बिपिन रावत जी। लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में मनोज पांडे जी हैं, जो कि 30 अप्रैल 2022 से अभी तक हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। हम देखते हैं कि हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है, शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? मतलब कि शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो क्या इंसुलिन बनाता है आपके शरीर में? सबके शरीर में इंसुलिन बनाने का काम कौन करता है? तो यकृत, यानी कि यकृत मतलब लिवर की बात कर रहा है। अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज, तिल्ली और पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर। तो कौन बनाता है? शरीर का ऐसा कौन सा भाग है जो इंसुलिन बनाता है आपके शरीर में? तो कौन बनाता है? तो अग्नाशय। ऑप्शन बी हमारा राइट है। इसे ही हम क्या कहते हैं? पैंक्रियाज कहते हैं। क्या कहते हैं? पैंक्रियाज भी कहते हैं। आप लोग इंग्लिश टर्म में जान लीजिए इसको भी, क्योंकि आपको अग्नाशय ना देकर पैंक्रियाज लिख दे तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। तो शरीर में इंसुलिन कौन बनाता है? पैंक्रियाज या फिर अग्नाशय बनाता है। इंसुलिन का काम क्या होता है कि हमारे शरीर में शुगर के लेवल को क्या करना, मेंटेन रखना। अगर जिसका इंसुलिन लेवल कम हो जाता है उसको क्या हो जाती है? मधुमेह रोग हो जाती है। यानी कि प्रश्न पूछता है कि इंसुलिन की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? तो इंसुलिन की, मैं यहाँ लिख देती हूँ, कमी से, यानी कि इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। कौन सा होता है? इसे ही डायबिटीज़ या मधुमेह कहते हैं। क्या कहते हैं? मधुमेह। इसे हम क्या कहते हैं? इसे ही डायबिटीज़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डायबिटीज़। क्या कहते हैं? डायबिटीज़ कहते हैं। यह डायबिटीज़ नाम की बीमारी भी किससे होती है? तो डायबिटीज़ नाम की बीमारी भी इसी से होती है। मधुमेह कहिए या फिर डायबिटीज़ कह लीजिए, इंसुलिन की कमी से होती है। और यह इंसुलिन बनता कहाँ पे है? तो कहाँ पे बनता है? अग्नाशय या पैंक्रियाज में बनता है। लिवर, लिवर के क्या होता है? यहाँ से लिवर से क्या निकलता है? तो लिवर जो है, देखिए, गॉल ब्लैडर से क्या निकलता है? पित्त रस निकलता है। यहाँ से पित्त रस निकलता है। स्टोर कहाँ पे होता है? तो इसी लिवर में जाकर के पित्त रस निकलता कहाँ से है? तो पित्ताशय से। स्टोर कहाँ पे होता है? लिवर में। यह प्रश्न पूछा गया कि पित्त रस कहाँ से निकलता है? तो पित्त रस पित्ताशय से, गॉल ब्लैडर से निकलता है। लेकिन स्टोर कहाँ पे होता है? तो स्टोर जो है लिवर या यकृत में होता है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अपने हमारा आज का यह नंबर पे मत जाइए प्रश्नों के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? यानी कि कौन सा एक तत्व क्या है? अधातु पूछा है, आप ध्यान दीजिएगा, धातु अधातु में कंफ्यूज ना होइएगा। अधातु है जो कक्षीय तापमान यानी कि रूम टेम्परेचर पर, क्या पूछा है? रूम टेम्परेचर पर। यह कक्षीय तापमान मतलब रूम टेम्परेचर की बात कर रहा है, ठीक है। रूम टेम्परेचर की बात कर रहा है कि कौन सा जो है रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में रहता है। तो पारा, ब्रोमीन, क्लोरीन या फिर हीलियम।
तो देखिए बहुत लोग अगर इस प्रश्न की गहराई, प्रश्न को नहीं समझेंगे तो क्या पारा लगा करके एग्जाम में चले आएंगे, लेकिन पारा क्या है, एक धातु है, यह भी क्या रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में रहता है पारा, लेकिन ये धातु है, यहाँ पे अधातु पूछा है, तो कौन सा है, ब्रोमीन है, जो कि क्या होता है रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि C3COOCH2CH3 का सूत्र है, यानी कि यह किसका सूत्र है, इसमें से CH3COOCH2CH3, यह किसका फॉर्मूला है, देखिए क्या लिखा है, CH3COOCH2CH3, यह जो है फॉर्मूला किसका है, तो ब्यूटानोइक अम्ल का है, मिथाइल एथेनॉल का है, और एथिल एथेनोट का है, या प्रोपेनाइट अम्ल का है, तो किसका है यह फॉर्मूला, किसका है। तो अगर हम बात करें कि CH3COOCH2CH3 यह किसका फॉर्मूला है, तो यह फॉर्मूला किसका है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, एथिल एथेनोट का। किसका है, तो एथिल एथेनोट का है, किसका है, एथिल एथेनोट का यह फॉर्मूला है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है, यानी कि इनमें से पूछा है कि किस तत्व की, इनमें से तत्व हैं और इनमें से किसकी जो है परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है। तो देखते हैं किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है। ब्रोमीन क्या है, तो यह एक अधातु है, क्या है, अधातु है, और यह रूम टेम्परेचर पर, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ R से रूम और T से टेम्परेचर, यानी कि रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, द्रव अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में क्या होता है, रहता है। यह प्रश्न ऊपर हमने देखा था, ठीक है, याद रखेंगे इसको। आगे देखते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा कि निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है, तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, यानी कि क्लोरीन की जो परमाणु त्रिज्या है सबसे छोटी। क्लोरीन को हम किससे डिनोट करते हैं, तो Cl, क्या लिखते हैं, Cl। फिर इससे बड़ा क्या होता है, सोडियम, यानी कि Na क्या हो गया, यह सोडियम, Na क्या है, तो सोडियम है। अब इससे बड़ा कौन सा हो जाएगा, कैल्शियम, क्या हो जाएगा, Ca, कैल्शियम। और इससे तो ब्रोमीन, ब्रोमीन को हम किससे डिनोट करते हैं, Br से ब्रोमीन को डिनोट करते हैं, क्या है, यह सब कैपिटल लेटर में रहेगा, Na, यानी कि Cl हो गया, क्लोरीन हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया और ब्रोमीन हो गया। यह क्या होता है, इनका जो है बढ़ते क्रम में क्या होता है, यह क्रम है इनका कि बढ़ता क्रम है। तो सबसे छोटा क्या होता है, क्लोरीन होता है, क्लोरीन से बड़ा क्या होता है, सोडियम होता है, उससे बड़ा, सोडियम से बड़ा क्या होता है, कैल्शियम होता है, और सबसे बड़ा अगर देखें तो क्या होता है, ब्रोमीन होता है, जो कि एक अधातु है और रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, तो द्रव अवस्था में रहता है। आप इसको भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अपने 5वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या है कि ध्रुव का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है। किसका, ध्रुव, यानी कि पोल्स की बात कर रहे हैं, पोलर, जिसे हम ध्रुवों को क्या कहते हैं, पोलर भी कहते हैं। तो ध्रुव या पोलर्स की बात कर रहा है कि ध्रुव का घनत्व नापने के लिए हम किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है। देखिए एनीमोमीटर है, वेवामीटर है, यूडियोमीटर है और पिक्नोमीटर है। तो ध्रुव या ध्रुव नहीं बल्कि क्या रहेगा, द्रव रहेगा, क्या रहेगा, द्रव, ठीक है, यानी कि द्रव का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है। तो द्रव का, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ द्रव, ठीक है, यहाँ पे लिखती हूँ द्रव। द्रव का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है। तो एनीमोमीटर क्या होता है, एनीमोमीटर क्या मापते हैं हम, पवन का वेग मापते हैं, क्या मापते हैं, इससे एनीमोमीटर से पवन का वेग, पवन का वेग मापते हैं, किससे, एनीमोमीटर से हम पवन का वेग मापते हैं। इसको याद रखिएगा, अगली बार पूछ सकता है पवन का वेग किससे मापते हैं, एनीमोमीटर से मापते हैं, ठीक है। वेवामीटर से हम क्या मापते हैं, तो मिट्टी के यांत्रिक गुणों को, वेवामीटर से क्या मापते हैं, तो जो होती है ना मिट्टी के यांत्रिक गुणों को हम किससे मापते हैं, वेवामीटर से मापते हैं। और यूडियोमीटर क्या होता है, तो यह दहन के बाद गैस मिश्रण के आयतन में परिवर्तन मापता है। लेकिन हम बात करें ऑप्शन डी की, हमारा राइट आंसर है कि पिक्नोमीटर क्या मापता है, तो पिक्नोमीटर ही द्रवों का घनत्व, यहाँ पे लिख देती हूँ, द्रव का घनत्व कौन मापता है, तो द्रव का घनत्व जो है
पिक्नोमीटर से मापा जाता है। इनको आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। तो अगला प्रश्न है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? याद रखिएगा। अब पूछ सकता है आपसे कि कह रहा बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार जो कि कैसा विश्वविद्यालय है? तो यह सेंट्रल है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। और यह किस शहर में है? तो आगरा, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ। यह यूपी स्पेशल से है। किससे है? यूपी स्पेशल से संबंधित प्रश्न है। तो कहाँ पे है यह? केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार जो कि कहाँ पे है? लखनऊ में, यानी कि यूपी की राजधानी लखनऊ में अवस्थित है यह। अगर हम इस विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें, बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना की अगर हम बात करें, इसकी स्थापना की बात करें, यहाँ पे लिखती हूँ मैं स्थापना। स्टैटिक का ये क्या है? स्टैटिक जीके का फैक्ट है, जान लीजिए, बहुत ज़रूरी है कि इसका स्थापना भी पूछ सकता है। तो कब हुआ था? 10 जनवरी 10 जैन 1996 में। कब हुआ था? 1996 में, यानी कि 10 जनवरी 1996 में लखनऊ में केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार की स्थापना की गई थी। कब? तो 10 जनवरी 1996 को की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 7वां प्रश्न अपना। 7वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो बरेली, प्रयागराज, नोएडा या फिर मेरठ। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ पे है? तो प्रयागराज। कहाँ पे है? पहले इसका नाम क्या था? इलाहाबाद था। अब क्या है? प्रयागराज में, यानी कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ पे है? तो प्रयागराज में अवस्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पहले यह कहाँ पे था? तो पहले यह जो है प्रयागराज में स्थित था, लेकिन जो कि अब लखनऊ में स्थानांतरित इसको 19 से कहाँ पे कर दिया गया है? लखनऊ में। देखिए, यूपी पुलिस का मुख्यालय पहले कहाँ पे था? प्रयागराज में, लेकिन 7 जून 2019 से यह सिग्नेचर बिल्डिंग लखनऊ में स्थानांतरित हो गया है। स्थानांतरित वर्तमान में कहाँ पे है? तो अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कहाँ पे है? 2019 से यह कहाँ पे है? तो लखनऊ के सिग्नेचर बिल्डिंग लखनऊ। लिख देती हूँ, सिग्नेचर बिल्डिंग लखनऊ। यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ पे है? तो यह वर्तमान में 2019 से जून 2019 से सिग्नेचर बिल्डिंग लखनऊ में स्थानांतरित कर दिया गया। पहले कहाँ पे था? प्रयागराज में। दोनों चीज़ों को आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 8वां प्रश्न क्या है कि उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? यानी कि यह हमारे पहले प्रैक्टिस सेट में ही इस प्रश्न को करवाया गया था। पहले प्रैक्टिस सेट में भी देखिए अभी भी आ गया कि उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो उत्तराखंड पहले किसका पार्ट था? यह तो पहले यूपी का पार्ट था। अब यूपी से उत्तराखंड अलग कब हुआ था? तो कब अलग हुआ था उत्तराखंड यूपी से? 9 नवंबर 2000, सन 2000। यानी कि टोटल अगर पूरा ईयर पूछ ले आपसे तो 9 नवंबर सन 2000 को यूपी से उत्तराखंड क्या हो गया? अलग हो गया। कुल कितने जिलों के साथ? तो कुल 13 जिलों के साथ। कितने जिले? कुल 13 जिलों के साथ जो है उत्तराखंड क्या हो गया? यूपी से अलग हो गया। कब हुआ? 9 नवंबर सन 2000 को। कौन सा राज्य बना था यह? तो उत्तराखंड जो है यूपी से अलग हो गया 27वां राज्य। कौन सा स्टेट? 27वां राज्य बना था। ठीक है, अब देखते हैं, बात कर लें कि इसी दिन जो है 1 नवंबर, ये तो 9 नवंबर को हुआ था, लेकिन 1 नवंबर सन 2000 को ही छत्तीसगढ़ कौन? तो छत्तीसगढ़ भी क्या हुआ था? अलग हुआ था। ठीक है, यानी कि 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था? मध्य प्रदेश से अलग हो गया था। उसी तरह देखें अगर 15 नवंबर सन 2000 को और कौन सा अलग हुआ था? बिहार से झारखंड। कौन सा? तो झारखंड अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था? बिहार। देखिए आगे लिख देती हूँ मैं किससे अलग हुआ। तो छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था? एमपी यानी कि मध्य प्रदेश से। झारखंड किससे अलग हुआ था? बिहार से। ठीक है, याद रखिएगा। तो 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड अलग हुआ किससे? यूपी से। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग हुआ किससे? मध्य प्रदेश से। और 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ किससे? बिहार से। इन सारे फैक्ट्स को याद रखिए क्योंकि उत्तराखंड पूछा जा चुका है, तो इन तीनों में से कोई भी पूछा जा सकता है आपसे।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा कि बरसाना होली के साथ खेली जाती है, यानी कि किसके साथ जो है बरसाना होली खेली जाती है? टमाटर है, दूध है, पत्थर है, डंडा है। यानी कि बरसाने में जो लठमार होली होती है, बरसाने में कौन सी होली होती है? लठमार होली होती है। लिख देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि लठमार होली कहाँ पर होती है, तो यह लठमार होली बरसाने में होती है। ठीक है, बरसाने में होती है लठमार होली, और यह फागुन के शुक्ल पक्ष नवमी को मनाई जाती है नंदगांव। ठीक है, नंदगांव बरसाने में। तो लेकिन किसके साथ? ना तो टमाटर, ना दूध, ना पत्थर, बल्कि डंडे के साथ। ठीक है, डंडा लठ रहता है और उसी से बरसाने में होली खेली जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा है? यानी कि यूपी में आयोजित काम्पिल मेला पूछ रहा है, काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो पहले हम बात कर लें इस काम्पिल मेला की कि काम्पिल मेला लगता कहाँ पे है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि यह काम्पिल मेला कहाँ पे लगता है। तो फर्रुखाबाद जिले, यूपी के कहाँ पे? फर्रुखाबाद में लगता है, याद रखिएगा इसको, फर्रुखाबाद में लगता है यह काम्पिल मेला। ठीक है, फर्रुखाबाद में लगता है। कहाँ पे? यूपी के फर्रुखाबाद में काम्पिल मेला लगता है। अब किस समुदाय से संबंधित है? तो यह जैन समुदाय से संबंधित है, और यह 5 दिवसीय मेला, कितने दिन का मेला होता है यह? तो 5 दिवसीय है, 5 डेज का है। कितने डेज? 5 डेज के लिए होता है, फर्रुखाबाद में आयोजित होता है, और यह जैन समुदाय से संबंधित होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न अपना। अगला प्रश्न है कि भारत में कथक नृत्य के शास्त्रज्ञ हैं, यानी कि इनमें से जो हैं कथक नृत्य के शास्त्रज्ञ कौन है? किसको कथक नृत्य का शास्त्रज्ञ या शास्त्री माना जाता है? तो सोनल मानसिंह है, मल्लिका साराभाई हैं, पंडित बिरजू महाराज हैं, और उदय शंकर हैं। तो कौन है? तो भारत जो है, भारत में कथक नृत्य के शास्त्रज्ञ की बात करें तो कौन है यह? पंडित बिरजू महाराज। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा कि पंडित बिरजू महाराज जो है क्या है? तो कथक के शास्त्रज्ञ हैं। इनके साथ ही साथ शंभू महाराज है, सितारा देवी, ये भी पूछा जाता है। यहाँ पे लिख देती हूँ इनके साथ ही कि शंभू महाराज, शंभू महाराज भी किससे संबंधित हैं? कथक से। सितारा देवी, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि सितारा देवी किससे संबंधित हैं, तो यह भी कथक से संबंधित है। इन तीनों का नाम याद रखिएगा, बिरजू महाराज, शंभू महाराज और सितारा देवी, ये तीनों किससे संबंधित हैं? तो कथक से संबंधित हैं तीनों लोग। आगे बढ़ते हैं, 12वां प्रश्न अपना देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? यानी कि यूपी पुलिस जो कि विभाग होता है उसकी चयन प्रक्रिया के चरण में कौन सा टेस्ट नहीं लिया जाता है? तो कह रहा है शारीरिक परीक्षण, फिजिकल होता है, शैक्षिक योग्यता ये भी होती है, आयु पात्रता भी रखा जाता है कि आप इतने से इतने वर्ष के होंगे तभी आप भर सकते हैं इस फॉर्म को, लेकिन लैंग्वेज टेस्ट, भाषा परीक्षण नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को अपने। अगला प्रश्न है 13वां कि पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले, ठीक है, यानी कि किए जाने वाले जो है दशा अश्वमेघ यज्ञ, कौन सा? तो दशा अश्वमेघ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी। किसने? यानी कि जब 10वां अश्वमेघ यज्ञ किया और उस घाट पर 10 घोड़ों की बलि किसने दे दी थी? भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव, देवी का किसने? ऑप्शन बी हमारा राइट है कि भगवान जो कि ब्रह्मा थे, इन्होंने 10 घोड़ों की बलि दी थी। आगे बढ़ते देखते हैं 14वां प्रश्न अपना। भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी कि बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार भारत में कौन सा है? तो अशोक चक्र है, परमवीर चक्र है, कीर्ति चक्र है, या वीर चक्र, यानी कि कौन सा जो है भारत में बहादुरी का सर्वोच्च सम्मान है? तो बहादुरी का सर्वोच्च सम्मान की हम बात करें, ऑप्शन बी हमारा राइट है, यानी कि परमवीर चक्र। कौन सा है? परमवीर चक्र है, जो बहादुरी का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कहा जाता है। परमवीर चक्र को किसे कहते हैं? तो सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कहा जाता है, परमवीर चक्र को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 15वां प्रश्न अपना क्या कहता है। तो 15वां प्रश्न है कि माई पैसेज फ्रॉम इंडिया, यह बुक जो है, यह किताब किसके द्वारा लिखी गई? यानी कि माई पैसेज फ्रॉम इंडिया, यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखते हैं, मुल्कराज आनंद, एडवर्ड मॉर्गन, वी.एस. नायपाल, नायपाल है, कौन है? वी.एस. नायपाल, वी.एस. नायपाल, ठीक है, वी.एस. नायपाल, इस्माइल मर्चेंट।
तो माई पैसेज फ्रॉम इंडिया बुक किसकी है? तो माई पैसेज फ्रॉम इंडिया बुक इस्माइल मर्चेंट की है। और यह एसएससी जीडी और यह बुक जो है इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यह बुक जो है, यह किताब यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछी जा चुकी है इस्माइल मर्चेंट की। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया, यह किताब जो है किसकी है? इस्माइल मर्चेंट की है और यह जो है पूछी जा चुकी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 16वां प्रश्न अपना क्या है कि कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं हम हर साल? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। 5 जून को हम लोग हर साल क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? अर्थ डे, पृथ्वी दिवस। हमने दिवसों की, ठीक है, पूरे दिवस की हमने एक क्लास दे रखी है, आप उस क्लास को देख सकते हैं कि 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न क्या है? जेट इंजन का आविष्कार किन्होंने किया था? यानी कि आविष्कारक भी पूछता है और जल्द ही, बहुत ही जल्द आपके सर जो है आविष्कार और आविष्कारक से संबंधित एक पूरी लिस्ट की क्लास ही दे देंगे आपको, ताकि वहाँ से आप देख लीजिएगा कि यह पूरा एक लिस्ट रहेगा, एक सूची रहेगी जिसमें आविष्कार रहेगा और आविष्कारक रहेंगे। ठीक है, तो जेट इंजन का आविष्कार किन्होंने किया था? तो जेट इंजन के आविष्कार की हम बात करें, रोजर बेकन है, फ्रैंक व्हिटल है, जेम्स वाट है। जेम्स वाट ने क्या खोजा था? भाप का इंजन खोजा था। इन्होंने क्या खोजा था? जेम्स वाट ने तो भाप का इंजन खोजा था। इन्होंने क्या? भाप का इंजन खोजा था। किसने? जेम्स वाट ने खोजा था। ठीक है, और देखें तो जेट इंजन किन्होंने खोजा था? फ्रैंक व्हिटल। यह प्रश्न भी क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह पूरा प्रश्न भी आपके कांस्टेबल में पूछा जा चुका है कि जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रैंक व्हिटल ने क्या किया था? जेट इंजन का आविष्कार किया हुआ था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध भारत कंपनी नहीं है? यानी कि जो है कौन सा जो है सूचीबद्ध कंपनी नहीं है, भारत नहीं रहेगा। क्या रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? यानी कि सार्वजनिक रूप से कौन लिस्टेड नहीं है, सूचीबद्ध नहीं है? ट्विटर है, फेसबुक है, वीवो है या क्यूरा है? तो कौन सा? आज हम फेसबुक को किस नाम से जानते हैं? मेटा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं फेसबुक को? मेटा के नाम से जानते हैं। ट्विटर क्या हो गया है? ट्विटर पहले चिड़िया थी, अब क्या हो गया है? इसका एक्स हो गया। याद रखिएगा, ये इसका सिंबल एक्स हो गया। करंट अफेयर में मैंने इस चीज़ को कवर किया हुआ है। फेसबुक को क्या नाम हो गया है? तो मेटा। और ट्विटर का नाम क्या हो गया है? एक्स हो गया है। इन दोनों चीज़ों को आप याद रखेंगे। लेकिन कौन सा सूचीबद्ध नहीं है? तो क्यूरा, एक क्यूरा जो है सूचीबद्ध नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने अगले प्रश्न को कि किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र स्थित है? यानी कि किस राज्य में जो सर्वाधिक वन क्षेत्र है, सर्वाधिक वन, यानी कि भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में अवस्थित है? तो अगर हम बात करें कि भारत में सर्वाधिक वन कहाँ पे है, तो देखिए केरल है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। तो अगर सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र की हम बात करें, क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ पे है? कहाँ पे? किसकी दृष्टि से? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्र मतलब क्षेत्रफल पूछा है। क्या पूछा है? क्षेत्रफल में। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे है? ऑप्शन डी हमारा राइट है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है। ठीक है, उसके बाद से कहाँ पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा? मध्य प्रदेश। उसके बाद से कहाँ पे है? अरुणाचल। अरुणाचल जो कि पूर्वोत्तर का एक राज्य है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, मैं पूरा लिख देती हूँ, अरुणाचल प्रदेश। और उसके बाद अगर देखें तो कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश के बाद से छत्तीसगढ़ पे। कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, यह भी क्या हुआ था? छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से सन 2000 में। कब? 2000 में मध्य प्रदेश से क्या हुआ? अलग हो गया था, सेपरेट हो गया था, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब केरल की हम बात, यहाँ पे केरल आ गया है, तो केरल की बात करें तो सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर कहाँ पे है? तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर यानी कि साक्षरता, सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पे? केरल में। और सबसे ज़्यादा साक्षरता के साथ साथ जो है मेल और फीमेल, जो भारत के हिसाब से जो मेल फीमेल की जो हमारी क्या है रेशियो है, यहाँ पे फीमेल रेशियो सर्वाधिक है। साक्षरता भी सर्वाधिक है और फीमेल रेशियो क्या है? फीमेल रेशियो भी सर्वाधिक कहाँ पे है? तो केरल में है। मेल की अपेक्षा केरल में फीमेल ज़्यादा हैं और साक्षरता लिटरेसी रेट भी क्या है? केरल में सर्वाधिक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 20वां प्रश्न क्या है कि फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है। तो फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है पूछा है आपसे, तो देख लेते हैं कि फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है।
फिनलैंड की शासकीय मुद्रा की बात करें अगर हम, तो क्या है? यूरो। क्या है? यूरो है जो फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है। देखिए, यानी कि आपसे देश और उसकी मुद्रा भी पूछी जाएगी। आपके सर बहुत ही जल्द 1-2 दिन में ही आपकी सारी यह क्लास भी लेने वाले हैं कि देश और मुद्रा, इसकी क्लास भी जल्द, बहुत ही जल्द 1-2 दिन में आने वाली है। ठीक है, यानी कि फिनलैंड और शासकीय मुद्रा, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? यूरो है फिनलैंड की मुद्रा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 21वां प्रश्न क्या है कि कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय करती है? तो कौन सी रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में, कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा है, रेडक्लिफ रेखा है, मैडिसन लाइन है, या डुरंड रेखा है? तो अगर हम बात करें भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, तो रेडक्लिफ रेखा। कौन सी रेखा है? रेडक्लिफ रेखा है, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अवस्थित है। बात करें मैकमोहन रेखा कहाँ पे है, तो यह मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में, कहाँ पे है? तो भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। ठीक है, रेडक्लिफ रेखा कहाँ पे है? तो भारत पाकिस्तान के बीच में है। प्रश्न ये कभी कभी पूछ लिया गया है परीक्षाओं में कि भारत और बांग्लादेश के बीच में भी कौन सी रेखा है? तो इन दोनों के बीच में भी कौन सी रेखा है? रेडक्लिफ रेखा है। कौन सी रेखा है? रेडक्लिफ रेखा ही भारत और बांग्लादेश के बीच में है। बात करें अगर बांग्लादेश की, तो सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश। कितना? 40-96 किलोमीटर। कितना? 40-96 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली क्लास। अगला प्रश्न है हमारा कि प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्योंगयांग जो है किस देश की राजधानी है? प्योंगयांग। देखिए, देश नहीं पूछा आपसे, सीधा ये देश पूछ की है क्या है? प्योंगयांग, यानी कि यह राजधानी है। और आपसे पूछ लिया किस देश की राजधानी है, ये नहीं पूछा है कि आप देश लिखा है और राजधानी बताइए। मतलब थोड़ा प्रश्न उल्टा करके पूछ लिया है कि प्योंगयांग तो राजधानी है किसी देश की, बट किस देश की राजधानी? मालदीव। तो मालदीव की राजधानी क्या है? माले। मालदीव की राजधानी क्या है? माले। मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटोर। क्या है? उलान बटोर मंगोलिया की राजधानी है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया, मंगोलिया की राजधानी, ध्यान रखिएगा। यानी कि मालदीव की राजधानी माले हो गया, मंगोलिया की राजधानी क्या हो गई? उलान बटोर हो गई। मलेशिया की राजधानी क्या है? तो मलेशिया की राजधानी की कुआलालंपुरम। क्या है? कुआलालंपुरम। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। कुआलालंपुरम जो कि मलेशिया की राजधानी है। ठीक है, अब बचा कौन सा हमारा? उत्तर कोरिया। और इसी उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग है। और जब उत्तर कोरिया आ गया तो हम दक्षिण कोरिया की राजधानी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल है। क्या है? सियोल है, याद रखिएगा, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है, या दोनों पूछे जाते हैं। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल है। उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग है। मालदीव की राजधानी माले है, और मंगोलिया की उलान बटोर, और मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुरम। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा 23वां प्रश्न है कि कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सा है अमेरिका का एक राज्य नहीं है? तो देख लेते हैं कौन सा नहीं है। न्यूयॉर्क है, और मिनेसोटा भी है, लुइजियाना भी है, लेकिन अटलांटा, क्या है? अटलांटा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी क्या है? यह राज्य नहीं बल्कि क्या है? यह अटलांटा राजधानी है। अटलांटा क्या है? तो राजधानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 24वां प्रश्न की तरफ। लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? इसको आप VVI कर लीजिए, क्योंकि लक्षद्वीप काफ़ी आजकल क्या है? ट्रेंड में है। ठीक है, किसके? लक्षद्वीप जो है यह बहुत ट्रेंड। इसकी राजधानी की बात करें, कवारत्ती। क्या है? कवारत्ती, याद रखिएगा, इसकी राजधानी आपसे पूछी जा सकती है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवारत्ती है। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम भाषा। केरल में कौन सी भाषा? मलयालम भाषा। देखिए, मैं यहाँ पे एक मैप के थ्रू आपको बताना चाहूँगी। ठीक है, देखिए यह क्या है? तो गुजरात हो गया। इसके नीचे क्या हो गया? यह गुजरात। गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद से क्या होता है? यह गोवा है, छोटू से यहाँ पे गोवा है, और यहाँ पे क्या है? कर्नाटक है, और यह पोर्शन कर्नाटक, यहाँ पे KR लिख देती हूँ। और यह जो पूरा पोर्शन बचता है हमारा क्या है? तो केरल का। यह क्या है? केरल है। केरल का पोर्शन बचता है हमारा, पूरा केरल है। और यहाँ पर ही क्या है? यहीं पर है क्या? लक्षद्वीप है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? लक्षद्वीप है। इधर क्या है? अंडमान निकोबार है। इधर अंडमान निकोबार के आइलैंड है, इधर लक्षद्वीप। और यहाँ पे छोटू सा क्या है? ये श्रीलंका है। छोटे से क्या है? यह
छोटू सा पानी के ड्रॉप टाइप क्या है, श्रीलंका है। अब यह क्या है हमारा लक्षद्वीप, एल से डिनोट कर रही हूँ, लक्षद्वीप है। और जो लक्षद्वीप कहाँ पे है, केरल के पास ही है, तो इसीलिए इससे इन्फ्लुएंस्ड होकर के केरल में क्या मलयालम भाषा बोली जाती है, तो लक्षद्वीप में भी कौन सी भाषा बोली जाती है, लक्षद्वीप में भी मलयालम भाषा बोली जाती है। लेकिन इसके अलावा भी एक और भाषा बोली जाती है, और वह कौन सी भाषा है, तमिल है, महल है, बंगाली है, हिंदी है। तो कौन सी भाषा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है कि मलयालम के अलावा महल भाषा बोली जाती है। कहाँ पे, लक्षद्वीप में। बिल्कुल इस प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 25वां प्रश्न। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। यानी कि शिवाजी के छोटे बेटे कौन थे जो कि क्या थे, तीसरे छत्रपति थे। तो देखते हैं शिवाजी के छोटे बेटे का नाम राजा राम है, संभाजी है, साहू जी है या बाजीराव। तो शिवाजी के छोटे बेटे की बात करें तो इनका नाम क्या है, राजा राम। राजा राम, इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1700 में। कब हुई थी, 1700 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और इनकी पत्नी कौन थी, ताराबाई। ताराबाई थी जो कि औरंगजेब से इन्होंने लड़ाई करा था 1707 में, ताराबाई ने। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। 26वां प्रश्न है, उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। यानी कि उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य कौन सा है, पुलिकली है, राउत नाच है, डालू कुनीता है या घुमरा है। क्या है, या घुमरा नहीं बल्कि घूमूरा है। देखिए घूमूरा है। एक होता है घूमर, क्या है, एक है घूमर। तो यह घूमर कहाँ का है, राजस्थान का, याद रखिएगा। घूमर कहाँ का है, तो राजस्थान का है। लेकिन यह घुमूरा पूछ रहा है, घुमूरा है। यानी कि उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है, यह कौन सा है, घूमूरा है। कौन सा है, घूमरा है। जो कि किससे प्रभावित है यह घूमरा, मार्शल आर्ट से। किससे, तो यह प्रभावित किससे है, मार्शल आर्ट से। पूछ सकता है यह किससे प्रभावित है, तो यह जो है घुमूरा नृत्य मार्शल आर्ट से प्रभावित है। घुमूरा नृत्य उड़ीसा का है, ठीक है। आगे देखते हैं 27वां प्रश्न अपना। वर्ष 2018 में केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह, ठीक है, पर प्रति माह कितना कर दिया गया है। यानी कि 2018 से क्या हुआ था, 2018 में तो राष्ट्रपति के वेतन में बढ़ोतरी की गई थी। प्रति माह कितना कर दिया गया था, पर मंथ कितना इनको दिया जाता है राष्ट्रपति को, तो 1.5 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 50 लाख रुपए या 5 लाख रुपए। तो कितना लाख कर दिया गया था राष्ट्रपति का वेतन बढ़ा करके 2018 में, 5 लाख रुपए पर एनम, ठीक है। यानी कि पर मंथ, प्रति माह 5 लाख रुपए प्रति माह जो है वेतन किसको दिया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति को प्रति माह 5 लाख वेतन दिया जाता है। बढ़ाया कब गया था, तो सन 2018 में राष्ट्रपति का वेतन बढ़ा दिया गया था, ठीक है। अब बात कर लें, यहीं पे राष्ट्रपति का हो गया तो हम यहीं पे बात कर लेते हैं किसकी, उपराष्ट्रपति की। क्योंकि उपराष्ट्रपति का भी वेतन क्या हुआ था, बढ़ाया गया था 2018 में। और उपराष्ट्रपति का वेतन कितना इनका बढ़ाया गया था, तो इनका वेतन कितना कर दिया गया था उपराष्ट्रपति का, 4 लाख, ठीक है। उपराष्ट्रपति का कितना है, 4 लाख है, 4 लाख है। बात करें हम कि जो राज्यपाल होते हैं, प्रत्येक राज्य के राज्यपाल हैं, उन राज्यपालों का वेतन कितना बढ़ा दिया गया था राज्यपालों का, तो राज्यपालों का वेतन जो है कितना कर दिया गया था, राज्यपालों का वेतन 3.5 लाख रुपए। कितना, 3.5 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए राज्यपालों का वेतन होता है। क्योंकि देखिए राष्ट्रपति का वेतन पूछा है आपसे, तो हो सकता है अगली बार उपराष्ट्रपति का वेतन पूछ ले। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है, तो उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए, राज्यपाल का वेतन के 3.5 लाख रुपए होता है, ठीक है। राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए, राज्यपाल बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए, राष्ट्रपति और राज्यपाल इन तीनों के लिए उम्र कितना चाहिए, 35 वर्ष, याद रखिएगा। आगे अगला प्रश्न है, जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर क्या क्या हस्ताक्षर किया, जिनमें से कितनी महिलाएं शामिल थी। प्रश्न देखिए थोड़ा सा घुमा के, आपसे सीधा प्रश्न कोई नहीं पूछा गया है, थोड़ा सा घुमा के ट्विस्ट करके प्रश्न को पूछा गया है कि कह रहा है कि जनवरी 1950 में जो संविधान सभा के 284 सदस्यों ने किस पर, संविधान पर, हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किया, ठीक। लेकिन उनमें से महिलाएं कितनी थी, 30, 20, 15, 25, तो कितनी थी, 15 महिलाएं थी। इन 15 महिलाओं में से हम इम्पॉर्टेंट कुछ नाम जान लेते हैं क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। तो कौन थी, स्वामीनाथन, अम्मू स्वामीनाथन। कौन थी, अम्मू स्वामीनाथन, मैं अम्मू लिख देती हूँ। और कौन थी, दक्षानी वेलायुद्दीन थी। बेगम एजाज का नाम पूछा गया है कई बार परीक्षाओं में, किसका,
बेगम बेगम एजाज, इनका नाम कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। उसके बाद से कौन थी? दुर्गाबाई देशमुख थी, यानी कि दुर्गाबाई देशमुख। दुर्गाबाई मैं लिख रही हूँ, दुर्गाबाई जी का भी नाम परीक्षाओं में आपसे पूछा गया है। हंसा मेहता थी, हंसा मेहता थी, इनका भी नाम पूछा गया, हंसा मेहता का, हंसा मेहता थी। इसके बाद से कौन थी? कमला चौधरी, लीला राय, लीला राय का भी नाम पूछा गया है, लीला राय, ठीक है, लीला राय जी पूछी गई हैं। मालती चौधरी, डेरू, अमृता कौर, राजकुमारी अमृत कौर, इनका नाम पूछा गया है। अमृत कौर का भी नाम कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अमृत कौर थी। और सरोजनी नायडू थी। कौन थी? तो सरोजनी नायडू, ठीक है, सरोजनी नायडू। मतलब कुल 15 महिलाएं थी, इनमें से यह इम्पॉर्टेंट नाम है, ठीक है। सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू के बाद सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी। और एक नाम विजय लक्ष्मी पंडित। कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित। यह महिलाएं थी जो कि इतनी महिलाओं का नाम परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। लेकिन 284 में से टोटल महिलाएं कितनी थी? 15 महिलाएं थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसने की थी? यानी कि जो उत्तर प्रदेश की काकोरी में काकोरी कांड हुआ था, और यह काकोरी जो है यह लूट हुई थी यहाँ पे, उसकी कल्पना किसने की? राम प्रसाद बिस्मिल ने की, ठीक। लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल के साथ किसने और इस काकोरी डकैती को अंजाम देने का काम किया था? तो किसने किया था? देखते हैं किसने किया। खुदीराम बोस, शिवराम राजगुरु, अशफाक उल्ला खां, और जितेंद्र नाथ दास, किसने किया था? तो काकोरी डकैती में राम प्रसाद बिस्मिल, और इनके साथ कौन थे? अशफाक उल्ला खां थे। कौन थे? अशफाक उल्ला खां। बात करें अगर काकोरी डकैती की, हुआ कब था यह काकोरी डकैती या काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट हुआ कब था? इसका डेट याद रखना बहुत ज़रूरी है। 9 अगस्त। कब हुआ था? 9 अगस्त, ठीक है, कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1925 को यह काकोरी डकैती हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? याद रख लीजिएगा डेट, क्योंकि डेट पूछा जा सकता है आप लोगों से। 9 अगस्त 1925 को काकोरी डकैती हुई थी, ठीक है। आगे देखते हैं अब। और इसमें हिस्सा किसने लिया था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी कि HRA ने। किसने? HRA, यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने। कब किया था यह कांड? 9 अगस्त 1925 को। इनके साथ कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, और इनके साथ अशफाक उल्ला खां। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 30वां प्रश्न क्या है कि बगरू क्या है? बगरू जो कि में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्र में से एक है, यानी कि बगरू यह प्लेस है जो कि किसके लिए? हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्र में से एक। हाथ की छपाई यहाँ बगरू में होती है। और यह बगरू नामक स्थान कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है, राजस्थान में है, असम में है, या फिर केरल में है? तो कहाँ पे है यह बगरू? बगरू राजस्थान में। कहाँ पे है? और राजस्थान के जयपुर में है। कहाँ पे है? राजस्थान के जयपुर में है यह बगरू। और यह हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यह हाथ वाली छपाई जो है बगरू में 1000 वर्ष पुराना है। कितना? तो यह 1000 हाथ की छपाई जो है 1000 वर्ष पुराना है। इसीलिए इसको पूछा जाता है आजकल परीक्षाओं में, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि यह एक मतलब बहुत लॉन्ग टाइम से चल रहा है। अब देखिए 31वां प्रश्न है, वर्तमान में RBI क्या है? RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि RBI क्या? कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि CRR की बात कर रहा है। किसकी? CRR, यानी कि वर्तमान में जो RBI का कैश रिजर्व रेशियो यानी कि CRR कितना प्रतिशत है? तो वर्तमान में अगर हम देखें तो RBI का कैश रिजर्व रेशियो कितना परसेंट है? कह रहे हैं 5%, 6%, 4% या 7%। तो वर्तमान में अगर हम देखें RBI का कैश रिजर्व रेशियो कितना है? 4% है। एक्चुअली कितना है? 4.50%। कितना है? 4.50% है CRR, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो RBI का, ठीक है। आगे देखते हैं 32वां प्रश्न क्या कहता है? हवा महल जो कि कब बना था? 1799 ईस्वी में बना था। हवा महल बना कब था? 1799 ईस्वी में।
और ईस्वी में महाराजा यानी कि किस महाराजा के द्वारा हवा महल को बनवाया गया था, कब बनवाया गया, डेट याद रखिएगा, 1799 ईस्वी में। किसने बनवाया था, देखते हैं, पृथ्वीराज चौहान, राय भुल्लर भाटी, सवाई प्रताप सिंह या रानी पद्मिनी। तो हवा महल को 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह, यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या है, राइट आंसर है कि महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी ने हवा महल को बनवाया था। कब बनवाया था, 1799 ईस्वी में बनवाया था। बात कर लें अगर हवा महल की, तो हवा महल जो कि है कहाँ पे यह, तो यह हवा महल कहाँ पे है, जयपुर में है। पूछ सकता है हवा महल कहाँ पे है, तो यह जयपुर में है। जयपुर कहाँ पे है, तो राजस्थान, जयपुर राजस्थान में है हवा महल, जो कि 1799 में बनवाया गया था। ठीक है, लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से यह बना है। किससे बना है, तो लाल गुलाबी बलुआ पत्थर से इस हवा महल को बनवाया गया है। आगे देखते हैं 33वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, यानी कि यूएनओ की बात करें, यूनाइटेड नेशंस, और यानी कि संयुक्त राष्ट्र जो कि है यूएनओ है, और इस यूएनओ के महासचिव वर्तमान में कौन है, एंटोनियो गुटेरेस हैं। और वह किस देश के प्रधानमंत्री थे, यानी कि जो यूएनओ के या फिर यूएन की बात करें हम, तो यूनाइटेड नेशंस की जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, यह पहले किस देश के प्रधानमंत्री रह चुके थे, तो कह रहा है स्पेन की, पुर्तगाल की, ब्राज़ील या मैक्सिको के। तो किस देश के यह प्रधानमंत्री रह चुके हैं एंटोनियो गुटेरेस, पुर्तगाल के। किसके, पुर्तगाल के यह क्या रह चुके हैं, एंटोनियो गुटेरेस प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जो कि वर्तमान में यूएन के महासचिव हैं। क्या है, महासचिव हैं। अगला प्रश्न हमारा कि उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और किस देश के बीच खेला गया। एक T20 मैच था, यानी कि इकाना स्टेडियम, पहली बात इकाना स्टेडियम पूछ ले कहाँ पे है, तो यह इकाना स्टेडियम कहाँ पे है, लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। ठीक, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया एक, कब खेला गया था, उद्घाटन के बाद, इनकी पहली बार यहाँ पे उद्घाटन के बाद T20 मैच खेला गया था, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मैच था, और यह लखनऊ के इकाना स्टेडियम में हुआ था। किसके खिलाफ, भारत था, और भारत के खिलाफ, भारत और किस देश के बीच में हुआ था, तो वेस्ट इंडीज़ था, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यानी कि भारत और किस देश के बीच में हुआ था T20 मैच इकाना स्टेडियम में, तो वेस्ट इंडीज। कौन था, वेस्ट इंडीज था। ठीक है, और कब हुआ था यह, तो 6 नवंबर 2018 को। यह मैच T20 मैच कब हुआ था, 6 नवंबर, क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है पहली बार आयोजित हुआ था, तो 2018 में 6 नवंबर 2018 को लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में T20 मैच, जो कि भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच हुआ था। ठीक है, और इसमें आदित्यनाथ ने स्टेडियम का नाम बदलकर अब क्या कर दिया, अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्टेडियम कर दिया गया है। अब इसका नाम, इकाना का नाम क्या हो गया है, तो इकाना का नाम जो है, नया नाम यहाँ पे लिखती हूँ, नया नाम, इकाना का नया नाम हो गया है, क्या हो गया है इसका नाम, अटल बिहारी इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, अटल बिहारी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, इकाना क्रिकेट स्टेडियम का नया नाम हो गया है। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। आप सारे प्रश्न जो कि जितने भी प्रश्न हैं, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही IMP प्रश्न हैं। सारे प्रश्न आपकी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। और ख़ास करके इसके जो भी प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन है वह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर हमारा क्या होगा, हिंदी से संबंधित होगा।